नाज़रीन लेबनान से विड्रॉ करके जो शिकस्त नेतन्याहू और इजराइल को हुई है, अब नेतन्याहू के ऊपर अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव और क्रिटिसिज्म है कि जो इजराइल की डेटर्स थी उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया। तो अब इजरायली आर्मी और नेतन्याहू पूरी तरह से बुखलाए हुए हैं और लेबनान पर हमले करते चले जा रहे हैं। लेबनान के ऊपर एक बार फिर इजराइल की जानिब से हमला कर दिया गया। हालांकि जब सीज फायर हो जाए तो फिर एक गोली भी चले तो उसको वायलेशन कहा जाता है, सीज फायर मुआहदा टूट जाता है। और यहां पर बोखलाट के अंदर और अजीबो गरीब हरकतें इजराइल इस वक्त कर रहा है, लेबनान के ऊपर हमला करता चला जा रहा है। और इस हमलों की सारी सूरत हाल ने यह बात तो वाज़ेह कर दी है कि यह सीज फायर टिकने वाला नहीं है, यह सीज फायर मुकम्मल तौर पर कायम नहीं रह सकता। और दूसरा, अब हिजबुल्लाह ने भी आगे पोजीशन संभाली हुई हैं, अब वो किसी भी वक्त आगे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर इजरायली हमलों के नतीजे में कैजुअलिटीज हो गई तो फिर तो हिजबुल्लाह डेफिनेटली जो है वो अटैक करने जा रही है। यानी इस तरह के जो इस्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हैं उससे तो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, लेकिन अगर कैजुअलिटीज हो जाती हैं लेबनान की साइड के ऊपर तो फिर वो लाजमन रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो फिर भी हिजबुल्लाह मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन कितने दिन अफोर्ड करेगी, डेफिनेटली फिर वो भी आगे से हमले शुरू कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये तो साबित हो चुका है कि जिस तरह इजराइल को शिकस्त हुई है वो ना इस शिकस्त का बर्डन उठा सकता है और ना इस तरह पीछे बैठ सकता है। वो हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए दोबारा आएगा, आज आए कल आए परसों आए जब भी आए। दूसरी तरफ नाज़रीन आलमी जंग की तरफ मामलात इस तरह से बढ़ रहे हैं कि पुतिन ने मजीद न्यूक्लियर बॉम्ब्स की प्रोडक्शन का हुक्म दे दिया है। दुनिया में ऑलरेडी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो रशिया के पास हैं और पुतिन ने मजीद ऑर्डर कर दिया। दूसरा, रशिया से यह स्टेटमेंट आई है जिसने दुनिया में इस वक्त टॉप हेडलाइन है कि नेटो इज एट फुल वॉर विद रशिया। उन्होंने कहा जी हमारी तमाम रेड लाइंस नेटो ने क्रॉस कर दी हैं और अब नेटो हमारे साथ फुल स्केल वॉर के ऊपर है। ठीक है, तो ये आज रशिया से स्टेटमेंट सामने आ रही है। बरतानिया में डिस्कशन है कि फौजें भेज दी जाएं यूक्रेन में, बरतानिया में डिस्कस हो रहा है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया और इस वाकये से आपको अंदाजा होगा कि इजराइल की हालत क्या है, इजराइल किस तरह से बुखलाया हुआ है। आप जरा देखिए, हुआ इस तरह से नाज़रीन के ये जो लेबनान वाली साइड के पर हमले कर रहे हैं तो इनको लगा कि हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया है। इन्होंने इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए, इनको लगा कि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल में दाखिल हो गए और सीज फायर टूट गया। पूरे इजराइल में खलबली मच गई कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स दाखिल हो गए। तल अवीव में उनके हेडक्वार्टर के अंदर खलबली मच गई कि उधर हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल में दाखिल हो चुके हैं। तो जनाब इन्होंने आगे से एयर डिफेंस अलर्ट और इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए। अच्छा, बाद में पता चला कि वो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नहीं थे बल्कि परिंदे थे। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नहीं थे बल्कि परिंदे थे। ये दुनिया की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस एंड एयर फोर्स, ये उसकी हालत है कि उन परिंदों को हिजबुल्लाह के ड्रोन समझ रहे हैं। तो इससे आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स वाज फायर्ड एट सस्पिशियस टारगेट दैट लेटर टर्न्ड आउट टू बी एन बर्ड। एक सस्पिशियस टारगेट के ऊपर फायर किया गया, बाद में पता चला कि वो परिंदा है। वी डू नॉट नो व्हाट्स मोस्ट एम्बैरेसिंग, हाइडिंग what was launching from Lebanon are launching a $50,000 interceptor missiles because of a bird। वो कह रहे हैं इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ शर्मिंदगी की बात होगी कि हमने परिंदों के ऊपर $50,000 का एक इंटरसेप्टर मिसाइल आता है वो फायर कर दिए। ये इससे ज्यादा कुछ शर्मिंदगी की बात हो सकती है कि हमें परिंदों और ड्रोन्स का भी नहीं पता चल रहा। और इससे पहले एक और वाकया जो हुआ था और उसके बाद पूरी मगरिब को पता चल गया कि ये मुसाद और इजराइल की इंटेलिजेंस और इनकी सोफिस्टिकेशन क्या है। इन्होंने कुछ महीने पहले कहा, जब जंग जारी थी, इन्होंने हंगामी पेंटागन में कॉल किया और कहा कि हिजबुल्लाह दाखिल हो गई है इसराइल में, उसने हमला कर दिया, लिहाजा अमेरिका भी हमारे साथ आए और लेबनान के ऊपर हमला करे। अच्छा, वहां पर खलबली मच गई पेंटागन में, व्हाइट हाउस में। और जब अमेरिकन ने अपने तौर पर पता किया, इसराइल ने उनको बताया था कि पैराग्लाइडर्स के जरिए दाखिल हो रही है हिजबुल्लाह, तो अमेरिकन ने अपने तौर पर पता करवाया तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहां कोई पैराग्लाइडर्स नहीं बल्कि परिंदे उड़ रहे हैं। तो कभी इनको परिंदे पैराग्लाइडर्स नजर आते हैं, कभी इनको परिंदे ड्रोन्स नजर आते हैं। तो ये इनकी टोटल बात है। तो अब नाज़रीन बात यह है कि हिजबुल्लाह ने एक तारीखी मार्का लेबनान में लड़ा है और इनको एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है, इसलिए इनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा है। आप जरा एक बात सोचिए, एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इस बात को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है ना कि यहां पर उनको कितनी बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है। क्योंकि इजराइल
शिकस्त को अफोर्ड नहीं कर सकता। शिकस्त ही उसका खात्मा है, वो शिकस्त का बर्डन नहीं उठा सकता है। वो एक इंपीरियल पावर के तौर पर कायम है। अगर उसकी बदमाशी को चैलेंज कर दिया गया है, ये बात इस्टेब्लिश हो जाए, तो यही उसका कोलैप्स की वजह बनेगी अल्टीमेटली। तो जरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक्टिव वॉर में जहां पर इजरायली फौज दाखिल हो चुकी है कब्जा करने के लिए, और उन्होंने अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया है कि हम यहां पर आए ही इसलिए हैं कि नंबर ए करेंगे, नंबर बी करेंगे, यानी हिजबुल्लाह खत्म करेंगे, कब्जा करेंगे, बफर जोन बनाएंगे। उनकी एयरफोर्स भी शामिल हो चुकी है, उनकी नेवी भी शामिल हो चुकी है। एक एक्टिव वॉर जारी है, कब्जा करने के लिए वो आए हैं, आपको खत्म करने के लिए आए हैं। तो मुझे बताइए, आप अगर अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं इजराइल के कब्जे से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कैसे इजराइल को कहेंगे कि आपकी जमीन के ऊपर कब्जा ना किया जाए? क्या आप इजराइल से यह कहेंगे कि यह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और इसलिए तुम यहां से वापस चले जाओ? या क्या आप उसको यह कहेंगे कि यह ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, इंसानी बुनियादों के ऊपर कहेंगे? या क्या आप उससे मिन्नत समाजत करेंगे या उससे रहम की भीख मांगेंगे? ये कहेंगे कि यहां से, मतलब आप किस बुनियाद के ऊपर इजराइल को रोकेंगे अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए? या आप फिर सरेंडर करेंगे फाइनली, और सरेंडर करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, हम भी तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करते और तुम भी अपनी फौज यहां से निकाल लो? मतलब सरेंडर, इसका मतलब फिर आप सरेंडर करके क्या इजराइल को निकाल सकते हैं? जब आप कहेंगे कि आप सरेंडर करते हैं और आप हमले नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? फिर सरेंडर करेंगे तो इजराइल तो अपनी फिर शरात मनवा के जाएगा। जब आप सरेंडर कर देते हैं, आप हार मान लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर जो फातेह होता है वो अपनी शरात मनवाता है, और वो कोई भी होती है। सबसे पहली तो ये होती है कि आपको हथियार छोड़ना पड़ता है, आपको डिसआर्म होना पड़ता है। आप देख लें, जापान ने सरेंडर किया दूसरी आलमी जंग में, तो क्या हुआ कि जापान अपनी फौज नहीं बनाएगा। तुर्की के साथ मुआहदा हुआ, 100 साल तक वो मुआहदा चला। जर्मनी ने सरेंडर किया, क्या मुआहदा तय पाया? $270 बिलियन उनको देने पड़े, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जब आप सरेंडर करते हो तो फिर आपको उनकी शरात मानना पड़ती है। सबसे पहली शर्त, आपका डिसआर्म होते हो। और जब आपका सामना इजराइल जैसे जालिम के साथ हो और उनकी फौज पहुंची हुई हो और आप कहें कि सरेंडर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो कब्जा करेंगे ना मुकम्मल, और उसके बाद फिर शरात भी मनवाएंगे, यानी वो जमीन भी छीनेंगे और आपसे शरात भी मनवाएंगे। जब आपका सामना इजराइल जैसे किसी दुश्मन के साथ हो रहा हो, जब कोई एक ज़रफ़ वाला दुश्मन हो तो वो कुछ और होता है, जब इजराइल जैसी शैतानी ताकतों से सामना हो तो फिर कुछ और चीज़ें होती हैं। तो वो कब्जा भी करेंगे और आपसे एट द एंड जब वो शरात भी मनवाएंगे, आपको गुलामी में भी रखेंगे, आपकी ह्यूमिलिएशन भी करते रहेंगे। तो मुझे बताइए, कैसे मजबूर हुआ इजराइल अपनी फौजें जो उतारी हुई थी, एक एक्टिव वॉर जारी थी, कैसे मजबूर हुआ इजराइल अपनी फौजें वापस निकालने से? और इस बात से जो उसने डिक्लेयर किया कि वो लेबनान के ऊपर कब्जा करेगा और हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, अगर वो कर सकता था तो फिर क्यों नहीं उसने किया? यह बुनियादी सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि ताकत के साथ, रेजिस्टेंस के साथ। यह रेजिस्टेंस ही है जिसने इजराइल को मजबूर किया वहां से विड्रॉ करने पर। उसने इस तरह से रेजिस्ट किया कि इजराइल आगे प्रोग्रेस नहीं कर सका। इजराइल को इतनी भारी कीमत चुकाना पड़ गई। हम आपसे कह रहे थे कि एक एक घंटा इजराइल के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, तो इतनी भारी कीमत उसको चुकाना पड़ी कि उसके लिए जंग अनअफोर्डेबल हो चुकी थी। तो इस चीज ने मजबूर किया, और ना कोई उसने रहम किया, ना कोई ह्यूमैनिटेरियन, ना कोई इंटरनेशनल दबाव, ना कोई इस्लामिक वर्ल्ड, कुछ भी नहीं। ये रेजिस्टेंस है, और इसलिए ये एक स्टेब्लिश्ड डिफीट है जो इजराइल की यहां पर हो चुकी है, और इसलिए अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, और लेबनान के ऊपर वो हमले जो है वो इस वक्त कर रहा है। अब जरा देखिए जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इजरायली आर्मी सेज इट स्टक सदर्न लेबनान। इजरायली मिलिट्री अगेन रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन सदर्न लेबनान, कि यहां पर उनको फिर जो लेबनीज पीपल वापस आ रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि इस तरफ ना हो, वरना हम हमले करेंगे। हिजबुल्लाह एमपी सेज इजरायली फायरिंग एट लेबनीज सिविलियंस वायलेटेड सीजफायर डील। लेबनीज आर्मी का बयान देखिए। द इजरायली आर्मी वायलेटेड द सीजफायर एग्रीमेंट सेवरल टाइम्स थ्रू एयर वायलेशंस एंड टारगेटिंग लेबनीज टेरिटरी। अभी 48 घंटे हुए हैं और 48 घंटों में कई मर्तबा इजराइल की जानिब से वायलेशन कर दी गई है। तो जो बात मैंने पिछली वीडियो में की थी कि अगर इतनी खौफनाक बमबारी भी और जमीनी फौज भी हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकी, तो फिर ये इक्का दुक्का हमले क्या रोकेंगे हिजबुल्लाह को? कैसे हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं? तो ये सिर्फ उनकी बौखलाहट है और वो अपना अपर हैंड, अपनी डोमिनेंस शो करवाना चाहते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन बन रही है वो ये है
कि हिजबुल्लाह ने उनको मजबूर किया, उनको डिफीट दी, जो कि अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये यहां से हार कर इबरतनाक शिकस्त के साथ निकले हैं। और ये शिकस्त ही इजराइल का अल्टीमेट कोलैप्स होगा। इजराइल को ये चैन से नहीं बैठने देगी ये शिकस्त, और एक तो अंदरूनी वो क्रिटिसिज्म और लावा बढ़ता रहेगा, और इसको छुपाने के लिए नेतन्याहू को फिर ये जंग छेड़ना पड़ेगी। ठीक है, यानी या तो फतह मान ली जाए ना अंदरूनी तौर पर, तो फतह तो नहीं हुई, और जो मैंने आपको कहा कि कॉलोनी जो होती है उसके लिए इंपीरियल पावर होना जरूरी है। अगर उसकी जो बदमाशी है उसको चैलेंज कर दिया गया है तो वो नहीं कायम रह सकता, तो यहां पर वो चैलेंज हो चुकी है। तो इजराइल को चाहिए एक डिसाइसिव विक्ट्री, तो डिसाइसिव विक्ट्री के लिए उसको हिजबुल्लाह को खत्म करना जरूरी है। इसलिए इस सारे सिनेरियो में और इजराइल के बार बार हमलों में यह बात तो स्टैब्लिश हो गई है कि यह जंग दोबारा शुरू होगी, जल्द या बदीर, आज नहीं तो कल ये होनी है। और इसके अलावा इजरायली मीडिया जिस तरह से लिख रहा है, अब ये इजरायली ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो लड़े लेबनान में, उनका बयान यदियोनाथ जो इजरायली मीडिया है वो कोट कर रहा है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी फॉट एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑन एनी फ्रंट। वो कह रहा है हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस लिए जाकर लड़े लेबनान में, और ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नारा लगाया था, किसी फ्रंट पर भी हमें कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री मिली नहीं है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम वहां पर लड़ने के लिए क्यों गए थे। ट्यूनस का बयान देखिए, द एनिमी सबमिटेड टू द विल ऑफ द रेजिस्टेंस इन लेबनान एंड रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द सीजफायर ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट। बोलीविया, वो जनूबी अमेरिका से बयान सामने आया। अल्बा चीफ वॉइसेस सॉलिडारिटी विद लेबनान रेजिस्टेंस आफ्टर सीजफायर। पूरी दुनिया से बयान आ रहे हैं रेजिस्टेंस के हक में, और उनकी जो फतह है उस बारे में बिल्कुल खुलकर जो है वो बात हो रही है, और यही चीज इजराइल को चुभ रही है। इसी के ऊपर तो वो आग बगोला हुए हैं कि भाई राजा यहां के हम हैं और फातेह लेबनान हो गया, ये कैसे हुआ? जंगी हथियारें हमारे पास हैं, अमेरिका हमारे साथ। आप अंदाजा करें, आपको पता भी नहीं है उससे शायद आप शिद्दत को समझ सकें कि जिस तरह से ये जंग लड़ी गई है। अमेरिकन इजरायली वॉर रूम्स में आकर डायरेक्टली बैठते रहे हैं, अमेरिकन इजरायली वॉर रूम्स में आकर डायरेक्टली बैठते रहे, तो इसका मतलब ये जंग अमेरिका से लड़ी गई है। तो अमेरिका से लड़ने का जब जंग लड़ी जाती है तो क्या आप समझते हैं उसकी इंटेंसिटी को, कि वो जंग क्या होती है? अमेरिका से लड़ना क्या होता है? वक्त की सुपर पावर के साथ लड़ना क्या होता है? क्या कुर्बानियां देना पड़ती हैं, और जो पावर गैप होता है उसको मीट करना, रेजिस्ट करना, ये कितना मुश्किल होता है। ये अमेरिकन के साथ बराह रास्त जंग थी, कितनी बड़ी उनकी ग्रीन लाइट थी, उनके कमांडर्स आकर वॉर रूम के अंदर बैठते रहे हैं, उनकी मुकम्मल मुशावरत रही है, उनका असलहा रहा है, उनकी इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर यहां पर शामिल रही है। तो यहां पर एक ऐसी गहरी कारी जरब लगाई है जिससे छुटकारा इजराइल को नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा मार्का जो है वो अल्टीमेटली उसने यहां पर लड़ा है। लेकिन अब इससे अगला पहलू है, अगला पहलू है गजा। जंग तो असल गजा की है और लेबनान भी गजा ही के लिए आया था, तो गजा का क्या होगा? सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इजराइल तो वहां पर बमबारी कर रहा है। नॉर्दर्न गजा में अभी भी मुहासरा है और खाना और पानी वहां पर नहीं है, निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। 14 महीने से ज्यादा की ये जेनोसाइड हो चुकी है, दुनिया अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। तो गजा का क्या? तो क्या गजा में जंगबंदी होगी? गजा में क्या जंगबंदी होगी? तो जवाब इसका नाज़रीन ये है, जो आज मजीद क्लैरिटी आई है, गजा में जंगबंदी नहीं होने वाली है। दरमियान में ये आया कि मुज़ाकरात और ये वो, बहरहाल हमने कहा कि थोड़ा देखेंगे कि क्लैरिटी आनी चाहिए। तो क्लैरिटी यह कि गजा में जंगबंदी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अल जजीरा ने आज रिपोर्ट शाया की है, इजराइल हैज नो इंटेंशन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम गाजा। एज लॉन्ग एज दिस इज द केस इट कैन नॉट बी अ रियल डील, इट कैन बी अ पॉज। As long as the army stays there, there will be resistance. कोई डील नहीं होने जा रही गजा के ऊपर, कोई जंगबंदी नहीं होने जा रही, और साथ फिर वो कहते हैं कि जब तक फिर इजरायली आर्मी वहां पर है रेजिस्टेंस भी जारी रहेगी। तो गजा की जंग जारी होगी, शाम में फ्रंट खुला हुआ है, तो लेबनान दरमियान में कैसे खामोश रहेगा? और फिर इजराइल के ऊपर वो शिकस्त का बोझ भी है जिसको उतारने के लिए वो आएगा। और बुनियादी बात गजा की, अगर गजा में सोल्यूशन नहीं है, जंगबंदी नहीं है, तो मुकम्मल जंगबंदी कैसे होगी? और उधर इजराइल वेस्ट बैंक को भी कब्जा करने की प्लानिंग और ट्रंप के जरिए रिकॉग्नाइज करवाने का प्लान भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो इसलिए कोई पॉज हो सकता है, जैसे अभी लेबनान में हमें नजर आ रहा है कोई ऐसे जैसे आर्जी जंगबंदी हो गई है। लेकिन असल बात यह है कि एक बड़ी जंग है, वही फैसला कुन जंग जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज फिर जो है ना वो साबित हुआ है। यानी एक पॉज आया लेबनान जंगबंदी का, और लगा कि शायद जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होने जा रही है, लेकिन अब 48 घंटों के बाद चीजें मजीद क्लियर हुई हैं कि यह फैसला कुन जंग ही है,
और इसमें एक ने रहना है और दूसरे ने खत्म होना है। इजराइल फलस्तीन को मुकम्मल खत्म करना चाहता है और फलस्तीनी इस तरह से लड़ रहे हैं कि ये उनकी फैसला कुन जंग है। ठीक है, तो अब रीजन किस तरह से अफोर्ड करेगा फलस्तीन का खात्मा? चाइना कह रहा है कि फलस्तीन के बगैर कोई सेटलमेंट नहीं है और सारी दुनिया जानती है कि फलस्तीन के बगैर कोई सेटलमेंट नहीं है। तो फिर ये अल्टीमेटली वही बड़ी जंग है जिसमें कहीं पॉज है, कहीं कोई फ्रंट रुक गया, कोई नया फ्रंट आ जाएगा। तो बहरहाल ये जंग जो है वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो सीरिया से खबर आ रही है, सीरिया में एक बड़ा वाकया पेश आया है। अमेरिका ने बमबारी की है और उस बमबारी के नतीजे में एक ईरानियन ऑफिशियल की जो हलाकत है वो बताई जा रही है। सीनियर ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर किल्ड इन सीरिया फाइटिंग, रिपोर्ट ये इस वक्त खबर आ रही है। तो सीरिया का जो महाज है वो एक नई लहर वहां पर हमें देखने को मिल रही है और क्लियर और कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह इजराइल वहां पर इन्वॉल्व है हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने को। और जो शाम में उन्होंने महाज खोला है और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो जंग की ही तैयारी कर रहे हैं। वो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन वो क्यों काटना चाहते हैं? इसका मतलब वो चाह रहे कि उधर से जरा कमजोर करके फिर अटैक किया जाए। तो वो सप्लाई लाइन तो कटने वाली नहीं है, लेकिन जो इनकी इंटेंशंस हैं वो मैं बता रही हैं कि वो जंग की फिर आने मतलब दोबारा वो हमला करने की तैयारी ही कर रहे हैं। तो ये यहां पर सूरत हाल है। ब्रिक्स के हवाले से एक बड़ी खबर, जो दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर हम डिस्कशंस कर रहे थे, वो सूरत हाल उसी तरह से जारी सारी है और दुनिया फैसला कर चुकी है कि इस मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर में अब गुजारा नहीं है। आप देख लीजिए गजा पर जो पोजीशन अमेरिका ने ली है, मुझे बताइए दुनिया क्या करे? गजा में इतना जुल्म भी हुआ, अमेरिका कहता है कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इजराइल को हथियार के ऊपर हथियार दिया जा रहा है। अगर आलमी अदालत से फैसला आ जाए कि इन्होंने जेनोसाइड की है तो उसका रिवॉर्ड यह आता है कि अमेरिका मजीद हथियार दे देता है। मुझे बताइए दुनिया के पास सांस लेने की स्पेस ही नहीं छोड़ी अमेरिका ने। कोई जस्टिस नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, कोई रहम नहीं है, जुल्म ही जुल्म है हर तरफ और मासूमों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, लाइव जेनोसाइड हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अमेरिका कह रहा है यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। आलमी अदालत के वारंट आते हैं तो वो कहते हैं ये तो आलमी अदालत के खिलाफ हम सैंक्शंस लगाएंगे। मुझे बताइए इस आलमी निज़ाम के अंदर कैसे सांस ली जा सकती है? तो सांस नहीं ली जा रही है, इसलिए ईरान, रशिया ये सारे फैसला कर चुके हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, व्हाटसोएवर जो मर्जी हो जाए, अब जंगें रुकें, बढ़ें, फैलें, आलमी जंग छिड़ जाए, जो भी हो, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा और हर सूरत में इसको कन्फ्रंट करना है। और इसमें बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो ब्रिक्स के हवाले से है। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है, ब्रिक्स इस वक्त काम कर रही है वो ऑयल जो है वो डॉलर में जो है ना बेचा जाए, बल्कि दूसरी करेंसी में बेचा जाए। ईरान, रशिया डॉलर को छोड़ चुके हैं, चाइना, रशिया छोड़ चुके हैं, इंडिया, रशिया की बात चल रही है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी अगर मिडिल ईस्ट डॉलर को छोड़ देता है। यह बराह रास्त धचका होगा वर्ल्ड ऑर्डर को, बराह रास्त। ऑयल अगर उसमें से डॉलर गया तो बस फिर डॉलर गया, यह बहुत बड़ी बात होने जा रही है। तो ब्रिक्स इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। इसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुई थी, प्यूटन ने खुद अनाउंस किया था। अब पस से पर्दा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काम चल रहा है इसके ऊपर। और आज खबर आई है कि पूरा फोकस है ब्रिक्स का, प्यूटन का, कि मिडिल ईस्ट अपना ऑयल डॉलर के अंदर बेचना बंद करे और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। तो ये काम चल रहा है। दूसरा जो रशिया से खबर आ रही है, रशिया ने बहुत मतलब तेजी के साथ हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और अभी जो रशिया से स्टेटमेंट आ रही है, एक तो वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं। 4000 ऑलरेडी उनके पास है, सब ज्यादा है उनके पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब 4000 भी काफी नहीं है, अब वो मजीद बनाने जा रहे हैं। तो हर मिसाइल का बाहर एक टारगेट इंतजार कर रहा है, खतरनाक तरीन बात है। और दूसरा जो मेदवेदेव ने, जो सेकंड इन कमांड है प्यूटन के, जो उनकी स्टेटमेंट आई है, Putin threatens World War III, says NATO and US are fully at war with Russia. Medvedev declared that NATO and the US have crossed every red line, arming Ukraine with missiles and making this way bigger than a hybrid war. Daily Mail, NATO and US are at full war with Russia and have crossed all red lines by allowing Ukraine to use long-range missiles. Putin ally warns of strike on NATO bases. NATO bases के ऊपर हमला करने की भी धमकी उन्होंने दी और कहा है कि आपने सारी जो रेड लाइंस है उनको क्रॉस कर दिया। अब ये मेदवेदेव जो है वो सेकंड कमांड है प्यूटन के। ये बात आप देखिए कि ये बहुत ही संजीदा और सीरियस लीडरशिप है और ये सीज फायर डिमांड करने वाली लीडरशिप है। ये हॉकिश नहीं है,
ये जंगों में जाने का कोई इरादा नहीं रखते, ये आलमी जंग छेड़ने का कोई इरादा नहीं रखते, ये सीज फायर चाहते हैं और इंतहाई संजीदा लोग हैं, सीरियस लोग हैं। लेकिन इनके बयानात आप देखिए, वो कह रहे हैं कि तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी है और अब हमारा फड्डा डायरेक्ट नेटो से पड़ गया। यानी मस्खरे नहीं है कि बस इधर का बयान उधर दाग दिया, उधर का इधर। संजीदा लोग हैं और सीज फायर चाहने वाले। अगर वो ये बयान देने पर मजबूर हो गए हैं कि अब लड़ाई इस लेवल के ऊपर चली गई है, तो इसका आप अंदाजा मुझे बताइए कि देखिए, मिसाल के तौर जंग छेड़ने जा रहा है पुतिन, न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है, कैसे आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा है? और भाई वो रोज गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक करने जा रहे हैं। कभी वो न्यूक्लियर जंगी मशकें कर रहे हैं, कभी बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल चला रहे हैं, कभी हाइपरसोनिक चला रहे हैं, कभी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अपडेट कर रहे हैं। तो और कैसे बताएं कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करना चाहते हैं? और कैसे पता चलेगा? पूरे यूक्रेन के ऊपर इन्होंने लार्ज स्केल अटैक भी कर दिए हैं, तो फिर वो करके ही दिखाएंगे, बस पीछे फिर यही रह जाता है। रोज वो गला फाड़ रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उधर नेटो तो आगे बढ़ रहा है। तो ये संगीन सूरत हाल है। इतनी संजीदा लीडरशिप अगर इस तरह, मतलब इतनी एक्सट्रीम बातें करने पर मजबूर हो गई है कि हम बस ये करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर गिराने की बात करना कोई छोटी बात नहीं होती, तो ये होने जा रहा। अब जरा आप बरतानिया का हाल देखें। बोरिस जॉनसन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बोरिस जॉनसन, वी मस्ट सेंड ब्रिटिश ट्रूप्स टू यूक्रेन एंड ग्रैब रशियन कैश। अब ये लोग हैं जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि रशिया में ट्रूप्स भेजें बरतानिया के, तो फिर रशिया हार जाएगा, रशिया सरेंडर कर देगा। खतरनाक बात यह है कि रशिया की हार तो ज्यादा तबाही है, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स भी बात कर रहे हैं कि रशिया की हार में तो ज्यादा तबाही होगी। वो पहले अपना सारा न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो फिर हारेगा ना। तो रशिया को हराना अजीबो गरीब ये माइंडसेट है जिसके तहत नेटो आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।